सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू इट्स नाउ वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग लीगल रीजनिंग CACT 2020 पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, लीगल रीजनिंग का पार्ट 2 हो जाएगा आज। और पार्ट 2 में ना भाई आज हम लोग लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद जो मैक्सिम्स है वो बस एक एक लाइन के मैक्सिम्स रहेंगे, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का दरकार नहीं होगा। बस मैं आपको समझा दूंगा कि मैक्सिम्स क्या है, इनका मीनिंग क्या है, मैं वो आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का मैक्सिम्स भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। ओके, लेट्स गो इनटू इट। ओके, ये सारे तो ख़त्म कर चुके हैं हम लोग सर। हाँ जी, ये ख़त्म कर चुके हैं, ये भी ख़त्म हो चुका है सर। उसके बाद सर ये भी ख़त्म हो चुका है सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नेक्स्ट, हाँ जी ये भी ख़त्म हो चुका है सर। उसके बाद बताइए ना सर। अच्छा, आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आज का जो मैक्सिम होगा वो होगा स्टॉपल। तो स्टॉपल क्या है ना भाई, स्टॉपल में ज़िंदगी में जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं ना CS करते हैं, सबको इस डेफिनेशन में थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, थोड़ा क्या आता है, दिक्कत आता है। क्यों सर दिक्कत क्यों आता है सर? बिकॉज ज़्यादा बच्चे क्या होता है, ध्यान नहीं देते कि स्टॉपल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा बच्चे पहले जब पढ़ते हैं ना, ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसके बाद क्या हो जाते हैं, एट द एंड दे फील वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स। So today I'm going to explain the word stopple to you and you have to listen it very very carefully। और आपके दिमाग में ये मतलब पूरा बिठाना है। ठीक है, स्टॉपल क्या होता है। आप कहीं पर भी इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आप GIGL पढ़ लो, लॉ पढ़ लो, कहीं से भी कहीं पर भी पढ़ लो आप, लेकिन आपको मिलने वाला ये वर्ड स्टॉपल बहुत जगह पे मिलने वाला है, राइट। तो स्टॉपल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग ये कहाँ देखने को मिलता है सर? ये देखने को मिल जाता है अपने को इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। केस स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ बताऊंगा। मैं नाम नहीं लिखा केस स्टडीज़ का बिकॉज बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगा ना वो एकदम लॉफुल एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, बेकार के एग्जाम्पल्स नहीं, एकदम लॉफुल, जो आपके जो अपकमिंग क्लासेस है, अपकमिंग CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल्स है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टॉपल का मीनिंग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है ना, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ओरिजिनल स्टोरी है, ओरिजिनल केस स्टडी है। देखो क्या हो गया कि राम एक बंदा है। ठीक है, राम, ठीक है, राम एक बंदा है। राम ने क्या किया, राम ने जो है ना, उसने ट्रेन से जो है उसका जो सामान है, उसने सोचा कि ट्रेन से उसका सामान दूसरे जगह पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेकर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कलकत्ता में था उसका सामान, उसने सोचा कलकत्ता से उसको लेकर जाना है असम। ओके, असम लेकर जाना है। ओके, असम लेकर जाना है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप सामान जो हो ना, सामान जब आप ऐसे बाय ट्रेन, ठीक है, बाय ट्रेन आप भेजते हो ना, तो सामान का कितना प्राइस है उसको आपको लिखना पड़ता है कि सर मेरा जो सामान है ये इतना पैसे का प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल राम का जो सामान था, उसने बोला कि 1000 रुपये का सामान था, उसके सामान का जो प्राइस है वो 1000 रुपये का प्राइस है। सर ये प्राइस क्यों लिखते हैं हम लोग? सो दैट रेलवे जो है, रेलवे आपका सामान लेकर जा रहा है ना, तो रेलवे अगर बाई चांस आपका सामान गुम कर दे, ठीक है, वो आपको ना मिले, आपके डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे वो सामान, वो खो जाए आपके सामान, तो क्या हो जाएगा, रेलवे जो है आपको उसका भरपाई कर देगा। ठीक है, कि आपके सामान का कितना पैसा था वो भरपाई कर देगा। ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्मल। नाउ बात क्या है कि राम ने लिखा है 1000 रुपये उसके सामान में। नाउ व्हेन ही वाज सेंडिंग हिज गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम कलकत्ता टू असम, क्या हुआ कि ट्रेन में जाते जाते उसका जो इतना सारा सामान था ना वो खो गया। ठीक है, खो गया या फिर लूज़ हो गया, लॉस्ट हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, या फिर किसी ने धोखे से लेकर चला गया, जो कुछ भी हो जाए। एक बार सामान लोड हो जाए तो राम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रेलवेज का, राइट। या फिर पकड़ लो डैमेज हो गया सामान, रेलवे डैमेज कर दिया आपका सामान, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले ही सामान डैमेज हो चुका है, तब क्या होगा समझो। तो राम ने उसका सामान एक्चुअली में था 1 लाख रुपए का सामान था, लेकिन उसने लिखा था कितना, 1000
रुपये। उसका सामान था 1,00,000 रुपये का, उसका सामान था, लेकिन उसने लिखा 1,000 रुपये, राइट। सो उसके बाद वो जब क्लेम करने के लिए आएगा रेलवे के पास, वो नहीं कह सकता कि सर मेरा सामान 1,00,000 रुपये का सामान है। वो डिनाई नहीं कर सकता कि उसने 1,000 रुपये लिखा था, क्योंकि उसने तो पहले ही बताया था उसके सामान का प्राइस कितना था, 1,000 रुपये। समझ में आ रहा है? स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। स्टॉपल मतलब वो डिनाई नहीं कर सकता कि उसने 1,000 रुपये का सामान भेजा। वो अभी ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने जो है ना 1,00,000 रुपये का सामान भेजा था। नहीं, वो नहीं बोल सकता ये, ओके, because he have written in the documents that the price of the goods which he was sending from Calcutta to Assam was 1,000 rupees। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल, ये केस स्टडी हो चुका है। दूसरा केस स्टडी मैं बताता हूँ। ये है श्याम, ओके, इस बंदे का नाम है श्याम, और इस बंदे का माताजी है, उनका नाम है गायत्री देवी। ठीक है, गायत्री देवी GD, ओके, गायत्री देवी। तो क्या हुआ, इस बंदे ने क्या किया, ये भी रियल लाइफ स्टोरी है, ठीक है, रियल केस स्टडी है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे का एक बहुत बड़ा ज़मीन था, ठीक है, ज़मीन था, एग्रीकल्चरल लैंड था, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड था। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने उसका जो ज़मीन था, जो उसके माँ के नाम पे था, किसके नाम पे था, माँ के नाम पे था, राइट, उसके किसके नाम पे था बताओ, माँ के नाम पे था वो ज़मीन। तो मम्मी के साथ वार्तालाप करने के बाद दोनों ने, मम्मी और शाम ने, दोनों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि हाँ जी मेरे को सेल करना है, ज़मीन सेल करना है, ठीक है। तो डिसाइड करने के बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, कि जब ये बंदा दूसरे पार्टी के साथ बात कर रहा था, तब गायत्री देवी उसी जगह पे मौजूद थी, ठीक है, जिस पार्टी के साथ बात कर रहा था। उसके बाद बात करने के बाद, डील करने के बाद, बंदे ने, शाम ने क्या किया, प्रॉपर्टी जो है वो बेच दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी बेच दिया विथ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद गायत्री देवी जो है वो नहीं क्लेम कर सकती, वो नहीं डिनाई कर सकती कि उनको पता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी बिक रहा है, क्योंकि वो जो है गायत्री देवी वो उसी जगह पे खड़ी थी। उन्होंने कुछ वार्तालाप नहीं किया, शी वॉज जस्ट स्माइलिंग, बट शी कैन नॉट डिनाई एट दैट मोमेंट कि शी डिडंट न्यू दैट द प्रॉपर्टी वॉज बीइंग सोल्ड बाय हिज सन, ठीक है। तो डिनाई नहीं कर सकती, शी कैन नॉट स्टॉपल। यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टूड दिस वेरी प्रॉपरली, ओके। वो वहीं पे खड़ी थी, ठीक है। तो कोर्ट कहेगा कि मैडम जी आप तो वहीं पर खड़ी थी, आप सब कुछ देख रही थी, आपको कैसे पता नहीं होगा कि उन्होंने आपका प्रॉपर्टी बेचा है। समझ में आ रहा है? ये हो गया स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। आप डिनाई नहीं कर सकते, कोर्ट रोक देगा आपको डिनाई करने के टाइम में। अगर आप डिनाई कर रहे हो तो कोर्ट जो है वो रोक देगा आपको। नेक्स्ट है नॉसिटअसोसिस, बताओ, प्रोनाउंस करो, नॉसिटअसोसिस, बोलो, नॉसिटअसोसिस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट या फिर एसोसिएटेड, ठीक है। वन इज नोन बाय इट्स कंपेनियंस, इसका मतलब क्या है, मैं ब्रेक डाउन करता हूँ आपके लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपर्ली। नॉसिटिया का मतलब होता है टू नो, ओके। सोसिस का मतलब होता है एसोसिएशन, राइट। सोसिस का मतलब होता है एसोसिएशन, नॉसिटर का मतलब होता है टू नो। नाउ टू नो बाय योर एसोसिएशन, समझ में आ रहा है? टू नो बाय योर एसोसिएशन, सर ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अपने को देखने को मिल जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर 3 JIGL CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मैंने चैप्टर का नाम भी बता दिया आपको, जाओ। आप ये नहीं कह सकते सर आपने तो बताया नहीं, हमने सब बता रहे। जब आप एग्जीक्यूटिव में चले जाओगे CS ET पास करके, तब आप याद करोगे अरे यार सर ने बताया था, मेरे को पता है इसका मीनिंग, नॉसिटअसोसिस। तो इसका मैं अगर फिर से ब्रेक डाउन करूँ तो इसका कंप्लीट मीनिंग क्या होता है आपको बताऊँ मैं। इफ़ वी हैव अ डाउट इन अ पर्टिकुलर वर्ड, कभी कभार क्या हो जाता है कि ना हमको जो है ना, हम पकड़ लो एक लॉ, ठीक है, एक जो है एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, ठीक है, ये तो लॉ बन चुका है। अभी इसको जो है ना हम इंटरप्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, हम सोच रहे कि यार ये क्या हो सकता है, पूरा लीगल भाषा में लिखा है तो हम इंटरप्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं। पकड़ लो एक वर्ड ऐसा निकल गया कि हम लोग इसका मीनिंग पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। तो हम कोशिश करेंगे इसका मीनिंग जो है ढूंढने के लिए, कैसे, दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करके उसका जो एसोसिएट वर्ड्स है उसके साथ हम रिलेट करेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। And we, देखो, if we have a doubt in a particular word and we do not know the meaning of it, we will try to understand the meaning of the word from the other words associated to it, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ये पकड़ लो ये एक लॉ है, ठीक है, ये एक रिटन लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास किया फॉर एग्जांपल, और ये जो बंदे हैं ना, ये वर्ड्स है, उस लॉ के वर्ड्स है, रिटन वर्ड्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इस बंदे का मीनिंग ही पता नहीं है, बंदा कौन है, आपको पता ही नहीं कि बंदा कौन है। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये वर्ड क्या है आपको पता ही नहीं है। ओके, यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस वर्ड। सो आप क्या करोगे, उसके जो एसोसिएट्स है ना, उसके साथी जो है, उसके एसोसिएट्स जो है उसके साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये भी तो आर्मी मैन है, ये सारे आर्मी में है तो ये भी तो आर्मी वाला है। तो एक कंपैरिजन का एक हेल्प होता है ना, एक अंडरस्टैंड करने का, एक बंदे को अंडरस्टैंड करने का एक हेल्प हो जाता है। तो वर्ड्स के साथ भी हम वैसा ही करते हैं, ठीक है। पकड़ लो ये एक वर्ड है जो आपको पता नहीं इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो आप उसके एसोसिएट वर्ड्स जो है उसका मीनिंग देखने का कोशिश करोगे और आप इसका मीनिंग जो है ढूंढने का कोशिश करने वाले हो। उसको कहते हैं हम लोग नॉसिटर एसोसिएट्स, जैसे कि टू बी नोन फ्रॉम योर एसोसिएशन और बाय योर एसोसिएशन बाय इट्स एसोसिएटेड, कुछ भी कह लो। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट चलो, ऑबिटर डिक्टम या फिर ऑबिटर डिक्टा, इसको हम लोग ऑबिटर डिक्टम कहते हैं या फिर ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, बहुत फेमस है। ऑबिटर डिक्टा का क्या है इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। एन इंसिडेंशियल ओपिनियन बाय अ जज विच इज़ नॉट बाइंडिंग। देखो इसका अगर हिंदी मीनिंग हम लोग प्रोनाउंस करें तो टिप्पणी हो जाता है, ठीक है। टिप्पणी, कमेंट्री कह लो या फिर ऑब्जर्वेशन, ये दो इंग्लिश मीनिंग, एक हिंदी मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा है। टिप्पणी का मतलब क्या होता है, जस्ट अ ओपिनियन, राइट, जस्ट अ ओपिनियन। तो पकड़ लो क्या हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो जज है ना, ये किसी भी प्रकार का टिप्पणी देते हैं उसके जजमेंट सुनाने के टाइम में। फॉर एग्जांपल वो जजमेंट सुना रहा है, ठीक है, जजमेंट सुना रहा है, तो जजमेंट सुनाने के टाइम में क्या होता है कि ये जो जज साहब है वो टिप्पणी देता है, ठीक है। टिप्पणी में वो क्या कहता है कि यार मेरे को लगता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, इसको चेंज करना चाहिए, वी नीड अ बेटर रूल एंड रेगुलेशन। ये जो है ना, ये इन रिकॉर्ड चला जाता है। ये जो है उसने बोला, टिप्पणी जो है ये इन रिकॉर्ड चला जाता है। जज ने क्या बोला नहीं बोला ये पूरा इन रिकॉर्ड चला जाता है, ठीक है, और ये इन रिकॉर्ड चला जाता है। तो ये क्या हो जाता है कि ये जो जज ने टिप्पणी दिया ना, ये तो इन रिकॉर्ड चला गया। अभी पकड़ लो दूसरे कोर्ट में लगभग एक सेम केस आया है, ठीक है, लेकिन सेम पार्टीज़ के बीच में नहीं। सेम केस हो सकता है, सेम पार्टीज़ नहीं। अगर सेम पार्टीज़ के बीच में केस आए तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो सेम जो है केस आया है लेकिन पार्टीज़ अलग है। तो ये जज जो है ना, ये जज अपना केस सुनाने के टाइम में एक बंदा बोलता है, सर जी, दूसरा वाला जज जो था ना वो बोल रहे थे कि इसमें टिप्पणी जो है, उन्होंने टिप्पणी दिया कि इसका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करना है। तो ये वाला जो जज है, ये वाला जज बैठे हैं, क्या ये बाइंडिंग है उसके ऊपर कि उसको रूल चेंज करना ही होगा, उसके बाद जजमेंट देना पड़ेगा? नहीं। अगर कोई जज अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, ओपिनियन दे रहा है, वो ओपिनियन दूसरे जज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ नॉट बाइंडिंग एट ऑल, ठीक है, अंडरस्टूड, इट इज़ नॉट बाइंडिंग एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे अ टिप्पणी या फिर कॉमेंट्री या फिर ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ जज ड्यूरिंग हिज जजमेंट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन अदर जजेस, इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन अदर जजेस। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम ईजी है सर, निचोड़ डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, अपना जो नेक्स्ट मैक्सिम होगा वो होगा क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। बोलो, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। हाँ जी, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। तो इसका इंग्लिश मतलब क्या है? इंग्लिश मतलब यह है कि सर, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। वो बंदा जो किसी और
वो बंदा जो किसी और बंदे से अपना काम करवा रहा है, इट इज़ रिगार्डेड दैट वो बंदा खुद ही अपना काम कर रहा है या फिर वो ही काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लोग आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक अपना केस है जो कि प्रिंसिपल एंड एजेंट का केस है, राइट। प्रिंसिपल एंड इट्स एजेंट का केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है प्रिंसिपल, ये है बॉस, राइट। ये प्रिंसिपल जब अपना एजेंट से काम करवाता है ना, ये प्रिंसिपल अपने एजेंट से जो काम करवाता है, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये प्रिंसिपल खुद ही ने ये काम किया है। समझ में आ रहा है? खुद ही ने ये काम किया है और ये प्रिंसिपल खुद ही लायबल है फॉर द वर्क विच इज़ डन बाय दिस एजेंट ऑन हिज ऑर्डर, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द एजेंट टू डू अ वर्क, राइट। नाउ द एजेंट हैव डन द वर्क, now the principal is liable for the work which is done by the agent, whether good or bad, right? So he who acts through another, सुनो, he who acts through another, ये बंदा जो एक्ट कर रहा है through another person is acting by himself। हम लोग ये मानेंगे कि ये खुद अपने से एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये हो गया क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वो वारंटो। अभी जो क्वो वारंटो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो क्या है क्वो वारंटो में। क्वो वारंटो में बोला गया कि रिट मतलब, बोलो फटाफट बच्चे, हाँ, रिट मतलब ऑर्डर, राइट। रिट मतलब ऑर्डर कॉलिंग अपॉन वन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स और क्लेम्स एन ऑफिस, ठीक है। सर समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। क्वो वारंटो क्या होता है? क्वो वारंटो एक प्रकार का ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर कौन देता है पता है? कोर्ट देता है ऑर्डर। सर ये किस प्रकार का ऑर्डर होता है? ये ऑर्डर ये होता है कि कोई बंदा अगर किसी भी प्रकार का अथॉरिटी होल्ड कर रहा है तो कोर्ट पूछता है कि आप किस बेसिस पे ये अथॉरिटी होल्ड कर रहे हो, आप किस बेसिस पे ये अथॉरिटी होल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी का सीईओ हो, ठीक है, आप किसी भी कंपनी का सीईओ हो, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के पास वो लाइबिलिटी, अगर मैं जाकर पूछूं आपको कि भाई तू कौन सा पोस्ट में उस कंपनी में, तुम मुझको बोल सकते हो कि हट बे, मैं नहीं बताने वाला तुमको, जाओ तुम, मैं कौन से पोस्ट में हूँ मेरा मर्जी, मैं क्यों बोलूँ तुमको मैं कौन से पोजीशन पे हूँ, किस अथॉरिटी पे हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जाके कोर्ट से क्वो वारंटो ऑर्डर जो है कि उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि सर जी ये एक क्वो वारंटो ऑर्डर पास करना है एक बंदे के ऊपर। मुझको जानना है कि ये जो बंदा है ये कौन से पोजीशन पे है, कौन से पोस्ट पे है, कौन से अथॉरिटी पे बैठा है। तो जो कोर्ट है, कोर्ट क्या करेगा? वो क्वो वारंटो ऑर्डर जो है वो पास करेगा, ठीक है। अभी बहुत सारे प्रोविजंस है इस क्वो वारंटो के बारे में, धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। क्वो वारंटो किसके लिए हम लोग पास करते हैं? व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, ये क्या होता है? क्वो वारंटो का क्वेश्चन होता है कि आपका अथॉरिटी क्या है, ठीक है। ये क्वो वारंटो का क्वेश्चन होता है। कौन पूछता है ये क्वेश्चन? आस्क्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। कैसे सर, कैसे पूछता है? हाउ? बाय पासिंग अ क्वो वारंटो रिट, मतलब क्वो वारंटो ऑर्डर। एक क्वो वारंटो ऑर्डर पास करके हम लोग पूछते हैं कि आपका अथॉरिटी क्या है, ठीक है। किसको सर, किसको पूछते हैं? टू अ पर्सन हु क्लेम्स टू होल्ड ए पोजीशन इन ए पब्लिक अथॉरिटी। एक वो बंदा जो क्लेम कर रहा है कि मैं उस अथॉरिटी पे एक उस पब्लिक अथॉरिटी में, मतलब उस जगह पे मैं एक पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, मैं उस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उस पोजीशन पे हूँ मैं। समझ में आ रहा है? लेकिन सुनो, देखो इधर पे और है, रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट कौन? पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड नॉट प्राइवेट अथॉरिटीज़। ये बात रखना, गवर्नमेंट का पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या है? पब्लिक अथॉरिटी, जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन मैं बताता हूं आपको, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हुम। कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर बाय द पार्लियामेंट, या फिर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और बाय एनी नोटिफिकेशन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैं कुछ एग्जाम्पल दूं आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से पब्लिक अथॉरिटीज बनाए? फॉर एग्जाम्पल कैग, सीबीआई, ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक अथॉरिटीज है। और बताओ, और जैसे कि पार्लियामेंट ने कौन से पब्लिक अथॉरिटीज बनाए? जैसे कि आईसीएसआई, अपना आईसीएसआई, आईसीएआई, ठीक है, सीए, सीएस, ये वाले, ठीक है।
और जो स्टेट लेजिस्लेचर कौन से पब्लिक ऑथोरिटीज बनाए? स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि केएमसी, फॉर एग्जांपल मैं कलकत्ता का बताता हूं, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। डीएमसी जैसे कि दिमापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझ में आ रहा है। और बाय एनी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगा? जो कि हाँ जी, गवर्नमेंट ने अपना जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी बनाते हैं, जैसे कि आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, समझ में आ रहा है, ये सारे हैं पब्लिक ऑथोरिटीज। गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट का कोई भी ब्रांच, गवर्नमेंट का कुछ भी हो रिलेटेड टू द पब्लिक अथॉरिटी, तो वो जो है हम लोग कह सकते हैं कि हाँ को वारंट ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्राइवेट अथॉरिटी है, मतलब प्राइवेट कहीं पे आप काम कर रहे हो, तो कोर्ट कभी भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता, को वारंट वाला ऑर्डर पास नहीं कर सकता। कोर्ट जो है ये ऑर्डर जो है पास कर सकता है आपकी पोजीशन जानने के लिए, ठीक है। देखो और सुनो, कैन कोर्ट रिजेक्ट द इशू ऑफ को वारंटो? हाँ जी, आप तो बोलोगे कोर्ट को जाकर कि सर जी ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ को वारंटो के लिए, अब मेरे को जानना है कि एक बंदा जो इसका पोजीशन क्या है। तो कोर्ट के ऊपर है पूरा, कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर कोर्ट को लगे ये फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा, तो वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। येस, द कोर्ट में रिजेक्ट। उसके बाद देखो हु कैन अप्लाई, कौन बंदा अप्लाई कर सकता है? अप्लाई कर सकता है बाय एनी पर्सन, अप्लाई कर सकता है बाय एनी पर्सन, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है को वारंटो रिट के लिए, ऑर्डर के लिए। समझे? क्लियर है? को वारंटो क्या है? एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन सर? व्हाट इज़ योर ऑथोरिटी, आप किस पोजीशन पे हो, ठीक है। कौन पास करता है ये? बाय दी कोर्ट, ठीक है, बाय दी कोर्ट, कोर्ट पास करते हैं ये। किसके कहने पे? किसी भी बंदे के कहने पे, ठीक है, किसी भी बंदे के कहने पे पास कर सकता है। और क्या कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है? हाँ जी, कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है, कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है। किसी भी बंदे का अगर कोर्ट का मन नहीं हो तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, जाओ बे मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, तुम जाओ, ये सब मत करो हमारे साथ। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका को वारंटो। अभी हम लोग देखेंगे रेशियो डेंसिडेंडी, ठीक है, रेशियो डेंसिडेंडी। अभी सर ये रेशियो डेंसिडेंडी क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल और रीज़न अंडरलाइंग ए डिसीशन। जब भी कोर्ट किसी भी प्रकार का जजमेंट देता है ना, उसके अंदर उसके मतलब उस कौन किसके बेसिस पे वो जजमेंट सुनाता है कोर्ट, ठीक है, किसके बेसिस पे वो जजमेंट सुनाता है, रीज़न क्या है उस जजमेंट का, उसको कहते हैं हम लोग रेशियो डेंसिडेंडी, ठीक है। रीज़न फॉर द जजमेंट पास बाय जज इन अ कोर्ट, ठीक है, कोई भी जजमेंट पास करता है एक जज, ओके, उसका रीज़न क्या है, वो होता है रेशियो डेंसिडेंडी, प्रिंसिपल और रीज़न अंडरलाइंग ए डिसीजन। क्लियर है भाई? इजी है सर। अभी रेस सब ज्यूडिस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। रेस सब ज्यूडिस, एक है रेस सब ज्यूडिस, एक है रेस ज्यूडिकाटा, ठीक है, वो आपके इधर पे नहीं है, तो वो जो है वो आप बाद में पढ़ने वालों। आज पढ़ेंगे हम लोग रेस सब ज्यूडिस। रेस सब ज्यूडिस क्या होता है? मैटर अंडर कॉन्सिडरेशन, जो आपके मैट में लिखा है, आपके पीडीएफ में लिखा है कि मैटर अंडर कॉन्सिडरेशन, लेकिन इसमें तो सर समझ में नहीं आ रहा मैटर अंडर कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या होता है। समझो एक चीज़, जब पकड़ लो, देखो जब पकड़ लो, ये जो एक कोर्ट है, ये एक कोर्ट है, ठीक है, ये एक कोर्ट है, इसमें एक जज बैठा है, ये भी एक कोर्ट है, इसमें भी एक जज बैठा है, राइट। तो इस कोर्ट में एक केस चल रहा है आपका, ठीक है, आपने इस कोर्ट में एक केस फाइल किया, अभी इस कोर्ट में भी आपका सेम केस चल रहा है, समझ में आ रहा है? इस कोर्ट में भी आपका सेम ही केस चल रहा है, आप दोनों कोर्ट में अप्लाई कर दिए और दोनों कोर्ट में आपका जो है केस चल ही रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस केस का जजमेंट डिफरेंट आ जाए और इस केस का जजमेंट भी डिफरेंट आ जाए, राइट। और यार कोर्ट के पास इतना वेल्ले वाला टाइम है क्या? मतलब वेल्ला ही बैठा है क्या कोर्ट की आपका जो एक प्रॉब्लम है वो दो कोर्ट में सॉल्व करने के लिए बैठ जाए? नहीं ना। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप दो कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हो ना, क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले आपने इस कोर्ट में फ़ाइल किया, राइट, इस कोर्ट में फ़ाइल किया, इस जज ने डिसीजन सुनाना है, इसने सोचा कि इसी को डिसीजन सुनाना है, तभी क्या हो जाएगा कि अगर आपने किसी भी इंडियन कोर्ट में ऑलरेडी आपका जो सूट है वो पेंडिंग है, समझ में आ रहा है, अगर आपका सूट ऑलरेडी पेंडिंग है किसी भी इंडियन कोर्ट में, तो आप दूसरे इंडियन कोर्ट में जाके सेम सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा?
उसको रोक दिया जाएगा। आपने यहाँ पे जो अप्लाई किया है उसको चालू रहेगा, लेकिन दूसरे में जो आपने अप्लाई किया है उसको रोक दिया जाएगा, उसको फुल स्टॉप कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है? इस जज का बात नहीं सुनने वाले हम, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस जज में अप्लाई कर दिए, ठीक है, और आपका जो केस है इसमें जो है रुक जाएगा। समझो, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, मैंने लिख के दिया है, हम लोग एक बार देखते हैं। ये वाला सिंपल इंग्लिश में लिखा है, सबको आएगा। देखो, इफ़ ऑलरेडी अ सूट इज़ पेंडिंग इन एन इंडियन कोर्ट, इस कोर्ट में ऑलरेडी आपका सूट पेंडिंग है, चल रहा है, आपका केस चल रहा है। देन अनदर सूट इन्वॉल्विंग द सेम सब्जेक्ट मैटर, मतलब सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज, मतलब सेम सब्जेक्ट मैटर एंड सेम पार्टीज, पार्टी भी एक है और रीज़न भी एक है, सब्जेक्ट मैटर भी एक है। कैनॉट बी फाइल इन एनी अदर इंडियन कोर्ट, कैनॉट बी फाइल इन एनी अदर इंडियन कोर्ट। बाहर के कोर्ट में, हाँ बाहर के कोर्ट में आप करो, बाहर देश के कोर्ट में आप करो, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग होगा। लेकिन इंडिया में ना दो इंडियन कोर्ट में सेम केस नहीं फाइल हो पाएगा। इफ़ सच केस इज़ फाइल्ड अगेंस्ट अगर ऐसा कुछ केस फाइल हुआ ना, कि यहाँ पर भी फाइल किया आपने, यहाँ पर भी फाइल किया आपने, तो दूसरा जो केस है, दूसरा देखो, अगेन द स्टे ऑफ सूट शैल बी पास्ड एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द केस शैल बी स्टॉप। तो एक कोर्ट में, जो ये वाला कोर्ट है सेकंड में जिसने आपने अप्लाई किया है, वहाँ पे आपका जो सूट है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, आपका जो प्रोसीडिंग्स है, आपका केस का प्रोसीडिंग्स है, वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, स्टे ऑर्डर दिया जाएगा, और आपका वो जो सेकंड वाला कोर्ट में आपका केस चल रहा था वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया, रेस्ट सब ज्यूडिस मतलब मैटर अंडर कंसिडरेशन, मतलब ऑलरेडी आपका जो एक केस है वो एक कोर्ट में चल रहा है, इट इज़ अंडर कंसिडरेशन इन वन इंडियन कोर्ट। समझ में आ रहा है? रेस्ट सब ज्यूडिस क्लियर है भाई मेरे? हाँ जी, मैटर अंडर कंसिडरेशन। तो एक छोटा वर्ड तो बहुत छोटा है लेकिन मीनिंग बहुत ब्रॉड है, राइट? इसके लिए स्टोरी चाहिए होता है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो मैटर अंडर कंसिडरेशन तो आप अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से इसमें स्टोरी बना के दिया कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है और ओरिजिनली ये किसके लिए बनाया गया है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? बहुत ईजी है। सुओ मोटो बहुत फेमस है। सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, मेरा मर्जी, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या है? खुद की मर्जी, राइट, खुद की मर्जी। अभी मेरा मर्जी जो है वो, उसको कहते हैं हम लोग सुओ मोटो। समझ में आ रहा है? अभी सुओ मोटो अप्लाई कहाँ पे होता है? स्ट्राइक ऑफ करके एक चैप्टर है, अपने को कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे सेक्शन है सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 और एक है सेक्शन 248 सबसेक्शन 1। तो मैं ये आपको याद रखने का दरकार नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ओरिजिनल जो इसका एप्लीकेशन है वो मैं आपको दिखाने के लिए मैं ये लाया हूँ, ठीक है। आपको बस देखना है एक बार। क्या बताया यहाँ पे कि बहुत इजी है। क्या होता है कि कंपनी जो है ना, अपना नाम जो है कंपनी का, देखो एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि हाँ जी ये कंपनी से है, ये कंपनी से है, ये कंपनी से। मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन से कंपनी से है इंडिया में? तो कंपनीज़ का एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि हाँ जी ये कंपनी से, इंडियन कंपनी से, इंडिया में रजिस्टर्ड है ये कंपनीज, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि कंपनी जो है वो अगर अपना कंपनी चला नहीं पाए, ठीक है, उसको बंद करना है, तो वो अप्लाई करेगा टू दी रजिस्ट्रार कि वो अपना खुद का जो कंपनी का नाम है वो कंपनी के रजिस्टर से हटा दे, ठीक है, कंपनी के रजिस्टर से हटा दे। किसको अप्लाई करेगा? रजिस्ट्रार को। सर रजिस्ट्रार और रजिस्टर में ना डिफरेंस क्या है? रजिस्ट्रार आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं हम लोग, ठीक है। आरओसी को कहते हैं हम लोग रजिस्ट्रार, और रजिस्टर का मतलब होता है आपका नाम रजिस्टर कराना, ठीक है। रजिस्ट्रार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंदा जो है कंपनीज़ का नाम रजिस्टर करता है, इसलिए हमको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, ठीक है। तो आपको अप्लाई कहाँ पे करना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में। अगर आपका नाम आपके कंपनीज़ के लिस्ट से हटाना चाहते हो तो ये आप खुद अप्लाई कर सकते हो। खुद अप्लाई कर सकते हो बाय हुम? बाय अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 खुद अब अप्लाई कर सकते हो, मतलब खुद कंपनी अप्लाई कर सकता है अपने नाम को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए रजिस्टर से, कंपनीज के रजिस्टर से। और रजिस्ट्रार खुद भी, ये रजिस्ट्रार, ये बंदा रजिस्ट्रार, ये खुद भी आपके कंपनी के नाम को आप रजिस्टर से हटा सकता है। अगर उसको लगा कि आप जो है ना, आपने किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट किया है, आपका नाम हटना चाहिए, आप कंपनीज में रहने के लिए लायक नहीं हो, तो आपका नाम जो वो हटा देगा। उसका बहुत सारे रीज़न्स है, अभी मैं ब्रॉड में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप
डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप कोप अप करने में, ठीक है। बाय रजिस्ट्रार सुओ मोटो, सुओ मतलब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार मतलब ये बंदा जो रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा है उसके खुद की मर्जी से भी वो क्या कर सकता है, नाम को हटा सकता है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ओरिजिनल एग्जाम्पल। अभी ये जो है ना, ये तो आप आपके खुद के लाइफ में हज़ारों बातें करते करते आप अप्लाई कर सकते हो, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, हर कोई के साथ अप्लाई करके देखो, मज़ा आएगा। ऑन इट्स ओन मोशन, सुओ मोटो। मम्मी अगर किसी दिन अगर पूछे तूने किसको पूछे ये काम किया, बता मेरे को, तूने किसको पूछे, किसी से पूछा तूने पहले, ये करने से पहले तूने पूछा, आप बोल दोगे मम्मी सुओ मोटो मतलब मेरी खुद की मर्ज़ी से मैंने किया। तो उसके बाद तो भाई फ्लाइंग चप्पल आएगा ऊपर से, वो अलग बात है। लेकिन ये जो वर्ड है ये आप यूज़ कर, थोड़ा ध्यान में रख के यूज़ करना, क्योंकि बहुत डेंजरस वर्ड है। सुओ मोटो मतलब खुद की मर्ज़ी। तो कभी आप मम्मी को कहते हो नहीं मम्मी मेरी खुद की मर्ज़ी, ऐसा कहते हो, नहीं कहते हो ना, तो ये सुओ मोटो भी थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि मम्मी से थोड़ा पिट जाओगे आप। लेकिन यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, स्टेयर डिसीज। इसका मतलब क्या होता है स्टेयर डिसीज का? प्रेसिडेंट लिटरली लेट द डिसीजन स्टैंड। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। जो डिसीजन ऑलरेडी दिया गया है ना, एक सिंपल फैसले पर, एक सिंपल केस पे जो डिसीजन ऑलरेडी दिया गया है, उस डिसीजन को होल्ड करो भाई, उस डिसीजन को फॉलो करो। You have to follow that decision. It means adhere to the decision. मतलब adhere means follow the decision. It means follow the decision and do not unsettle the things which is already settled. That means you have to follow this decision and you cannot और you should not unsettle the things. अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को नया लॉ निकालना है तो मत करो, जो डिसीजन ऑलरेडी दिया गया है उसको फॉलो करो, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग स्टेयर डिसीज, ठीक है, जो कि एक डिसीजन है, उसी डिसीजन को फॉलो किया जाए। समझ में आ रहा है, क्लियर है? स्टेयर डिसीज। अभी देखो टॉटम क्या होता है, सबको पता है सर, सिविल रॉन्ग, टॉट्स में पढ़े थे सर, सिविल रॉन्ग एक्शनेबल विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सिविल रॉन्ग। टॉटम मतलब रॉन्ग, हम लोग पढ़े थे सर, हम लोग पढ़े थे, टॉट्स में पढ़े थे। अभी देखो उब में फीड का मतलब क्या होता है? उब में फीड का मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब एक्सट्रीम गुड फेथ में कुछ काम करना। मेरा जितना हो पाए मेरे से, मैंने गुड फेथ में काम किया, उसको कहते हैं हम लोग उब में फीडी, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा वायरस आप बहुत जगह आपको मिल जाएगा। इट्स अल्ट्रा वायरस एंड नल एंड वॉइड। हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं ये वाला सेंटेंस। द थिंग विच यू हैव डन इट इज़ अल्ट्रा वायरस एंड इट शुड बी नल एंड वॉइड। मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग आपको। अल्ट्रा वायलेंस का मतलब होता है बियॉन्ड द स्कोप, पावर और अथॉरिटी। मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था एग्जांपल में। अल्ट्रा वायलेंस का एक क्लासिक एग्जांपल आपको दिया था मैंने, अगर मेरे को याद है तो फटाफट मैं देख लूँ एक बार, एक सेकेंड। हाँ जी, ये सर्ट्यूटरी ऑर्डर याद है ना? इस कोर्ट के अपने पावर से बाहर उसने जो काम किया है उसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रा वायरस। अगर कोई भी बंदा अपने पावर के बाहर जाके कुछ काम करता है जो कि उसके पावर के अंदर नहीं है, उसके कंट्रोल के अंदर नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। एंड ऑल दी अल्ट्रा वायरस एक्ट आर ऑलवेज नल एंड वॉइड, मतलब कैंसिल किया जाता है, वो रहता नहीं है, उसको हम लोग मान्यता नहीं देते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पावर में नहीं है वो चीज़। समझ में आ रहा है? बताओ फटाफट। हाँ, तो क्या बताया? अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द स्कोप, बियॉन्ड द पावर और अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? आपके अथॉरिटी के बाहर, वो कहते हैं हम लोग अल्ट्रा वायरस, ठीक है, वो हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायरस। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे पावर में नहीं है भाई। उसके बाद एड्रेस मैचेस वैलिड कंपैरेट देखेंगे हम लोग। एड्रेस मैचेस वैलिड कंपैरेट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये आपको देखने को मिल जाएगा आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसमें मतलब क्या होता है? सर एड्रेस मैचेस वैलिड कंपैरेट, बोलो मेरे साथ, बोलो
अच्छे से बोलो, अट्रस मैजेस वैलिड कंपैरेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ईजी है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड जो है ना स्टैट्यूट का, कोई भी वर्ड जो है जो हम लोग लॉ में इंटरप्रिएट करते हैं, कोई भी वर्ड जो है ना वो ऐसे कंस्ट्रक्ट करो, मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो एज टू गिव अ सेंसिबल एंड रीजनेबल मीनिंग टू देम। ठीक है, जब हम लोग लॉ इंटरप्रिएट करते हैं ना वो इस प्रकार से इंटरप्रिएट करो कि वो एक सेंसिबल मीनिंग दे। लॉ बात कर रहा है एक, आप बात करो दूसरा, ठीक है, लॉ कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा है और आप बात कर रहे हो मतलब कुछ अलग ही जो कि सेंस ही नहीं है, वैसा इंटरप्रेट मत करो। तो ये हम लोग को पढ़ने को मिल जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो कभी कभार आप अगर देख रहे हो ना कोई बंदा ऐसा बोल रहा है जो कि सेंस ही नहीं है, मतलब कोई बंदा कभी कभार क्या होता है कि आप अगर डिबेट करो उसके साथ तो वो ऐसे बातें करने लग जाता है जो कि सेंसिबल ही नहीं है, इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, राइट। सो एट दैट मोमेंट यू कैन यूज ब्रो, यार कम ऑन, उट्रस मैजेस वैलिड कंपैरेट। तो आप डायरेक्ट जाके ब्रो या फिर सिस, उट्रस मैजेस वैलिड कंपैरेट आप बोल सकते हो कि मेक ए सेंसिबल मीनिंग ब्रो। ऐसे मतलब उल्टा सीधा बात मत करो, समझ में आ रहा है। द वर्ड ऑफ ए स्टैट्यूट, हम लोग जब इंटरप्रिएट करते हैं स्टैट्यूट को, एट दैट मोमेंट व्हाट हैपेंस, वी हैव टू गिव अ रीजनेबल एंड सेंसिबल मीनिंग। उल्टा सीधा मीनिंग हम लोग नहीं देंगे। तो ये हम लोग को देखने को मिल जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, JIGL आपके एग्जीक्यूटिव लेवल में। अभी आ जाओ इधर पे, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस कौन सा है सर? हैबियस कॉर्पस मतलब अ रिट टू हैव द बॉडी टू बी बॉट अप बिफोर द जज। हैबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है? बहुत ईजी है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि जज बोल रहा है, एक ऑर्डर होता है, एक रिट मतलब ऑर्डर, सबको पता है। रिट मतलब ऑर्डर, सबको पता है। टू हैव द बॉडी टू बी बॉट अप बिफोर द जज, जज के सामने पेश करना, समझ में आ रहा है? जज के सामने पेश करना, ये एक ऑर्डर है। कौन पास करता है? बाय द जज। हैबियस कॉर्पस मतलब जज के सामने लेकर पेश करना है। ये कौन सा ऑर्डर पास करते हैं? ये होता है हैबियस कॉर्पस वाला ऑर्डर सर, और ये पास करते हैं बाय द जज, सो दैट जज के सामने पेश किया जाए। अभी हम लोग देखेंगे लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्राइब्यूनल। लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है? पकड़ लो, एक ट्राइब्यूनल है, कंपनीज ट्राइब्यूनल है, ठीक है, जहाँ पे कंपनीज़ के जितने भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितने भी प्रकार के केसेस है, वो तो ट्राइब्यूनल में लड़ा जाता है कंपनी के रिगार्डिंग, राइट, ट्राइब्यूनल में। तो NCLT कहते हैं हम लोग, NCLT एपेलेट ट्राइब्यूनल अलग है, NCLT NCLAT ये दो है, एक है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और एक है NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। इसमें जब ऑर्डर पसंद नहीं आया आप यहाँ पे अपील कर सकते हो एपेलेट ट्राइब्यूनल पे। अभी देखो एक चीज़, NCLT का मैं एक खास चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे कौन प्रैक्टिस करते हैं? CS सर, CS कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। मतलब जैसे कि लॉयर्स नहीं रहते कि कोर्ट में पेश करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे CS एज अ लॉयर, मैं बता रहा हूँ आपको, CS लॉयर नहीं होते एकदम, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि CS एज अ लॉयर पेश करते हैं, एज अ लॉयर वो लड़ते हैं, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि CS करता क्या है। CS रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपनी को ट्राइब्यूनल में, समझ में आ रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये ट्राइब्यूनल छोटा मोटा चीज़ नहीं होता। ट्राइब्यूनल में जो जज बैठता है ना बेटा, ट्राइब्यूनल में जो जज बैठता है, ही इज़ इक्वली पावरफुल टू द सुप्रीम कोर्ट जज, टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जज, समझ में आ रहा है। उसका जो औकात है ना, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है उनके औकात के बराबर रहता है। तो समझ में आ रहा है ये कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है वो कितना बड़ा चीज़ है। ओके, तो सुनो एक बात, अभी मैं बात पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ। सर मुद्दा वाला बात बताइए ना। मुद्दा ये है कि, एक सेकंड, हाँ, मुद्दा ये है कि देखो क्या बताया, लोकस स्टैंडी, राइट ऑफ अ पार्टी, किसी भी पार्टी का एक राइट हो ऑफ एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड। दो पार्टी है, ये एक पार्टी, ये एक पार्टी, ये A ये B, ठीक है। तो किसी भी पार्टी का, A का भी हो सकता है, B का भी पार्टी हो सकता है, इनका जो एक राइट है ना कि उनका भी बात सुने ट्राइब्यूनल, उसको कहते हैं हम लोग लोकस स्टैंडी, ठीक है। हर्ड ऑन द क्वेश्चन बिफोर एनी ट्राइब्यूनल, समझ में आ रहा है। टू बी हर्ड मतलब क्या? इनका भी बात सुने, पार्टी का भी बात सुने, कौन? ट्राइब्यूनल। किसी भी पार्टी का एक राइट होता है कि ट्राइब्यूनल के सामने उसका खुद का जो बात है वो रखे, तो वो हम लोग कहते हैं लोकस स्टैंडी। देख, सड्डा हक इत्थे रख, ठीक है, ये वाला बंदा, समझे ना। अभी आ जाओ,
पारी पासु बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं। पारी पासु सर क्लास 12 में पढ़े हैं, बीकॉम में पढ़े हैं। पारू पासु, पारी पासु मतलब सिमिलरली, साइमल्टेनियसली, लाइकवाइज, इक्वली, ठीक है, ऑन इक्वल फुटिंग और अपॉर्चुनिटी। पारी पासु का मतलब क्या होता है? इक्वली, ठीक है, लाइकवाइज, साइमल्टेनियसली, समझे। अभी हम लोग देखेंगे प्राइमा फेसी किसको कहते हैं। प्राइमा फेसी मतलब इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल होगा लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट। क्यों सर ये एग्जाम्पल, क्यों सर? क्योंकि इसका मतलब प्राइमा फेसी का मतलब ही होता है फर्स्ट साइट, फर्स्ट साइट। तो कभी कभार अगर आप बोलो ना मेरे को ना भाई लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है, तो बेटा चेंज कर लो, वो बात चेंज करके बोलना है, मेरे को ना भाई लव एट प्राइमा फेसी हो चुका है। तो ऐसे बोलना है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट साइट ऑन द फेस ऑफ इट। अभी नेक्स्ट क्या है अपना? एक्शियो मिक्स्टा। मतलब एक्शियो मिक्स्टा का मतलब क्या होता है सर? मिक्स्ड एक्शन, किसी भी प्रकार का मिक्स्ड एक्शन लेना, ठीक है। वी आर टेकिंग मिक्स्ड एक्शन टुवर्ड्स द पार्टीज, ओके, मिक्स्ड एक्शन लेना, नॉट ए सिंगल एक्शन बट मिक्स्ड एक्शंस। नेक्स्ट है एक्सियो पर्सोनलिस मोरिटो कम पर्सोना। क्या है बताओ? एक्सियो पर्सोनलिस मोरिटो, बताओ, मोरिटो कम पर्सोना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। तो सिंपल चीज़ चाहिए, क्या है? किसी भी बंदे का जो पर्सनल राइट होता है ना, मेरा जो एक पर्सनल राइट है वो मेरे साथ चला जाता है, मेरे साथ वो ख़त्म हो जाता है। एक्शन डाइज विद द पर्सन, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? एक्टर्स क्यूरी नेमिनम, एमिनम नहीं, एक्टर्स क्यूरी नेमिनम। अभी बंदा बोलेगा सर एमिनम, एमिनम नहीं भाई, नेमिनम ग्रेविट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आएगा, प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे? एक्टर्स क्यूरे नेमिनम ग्रेविट, ठीक है, ग्रेविट, राइट। तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है सर बता दीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रीजुडिस नो वन, मतलब कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जो है, या फिर कोर्ट किसी भी प्रकार का एक्शन ले रहा है ना, वो किसी को भी हार्म नहीं करेगा। प्रीजुडिस का मतलब होता है हार्म, डैमेज एंड इंजुरी इन टर्म्स ऑफ लॉ। हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, राइट। इन टर्म्स ऑफ लॉ प्रीजुडिस का मतलब होता है किसी भी को हार्म नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा, इंजुरी नहीं करने वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर है सर? इजी वर्ड्स है इसमें। अभी नेक्स्ट है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे मतलब प्रोसीडिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। वो प्रोसीडिंग जो अदर पार्टी के एब्सेंस में एक जज ले रहा है उसको कहते हैं हम लोग एक्स पार्टे। समझो, दो पार्टी के बीच जो है कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन कोर्ट में जब जजमेंट का वक्त आया तब एक पार्टी आया ही नहीं, एक पार्टी पहुंचा, एक पार्टी आया ही नहीं। तो दूसरे पार्टी के एब्सेंस में जो हम लोग प्रोसीडिंग्स लेते हैं, प्रोसीडिंग्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स पार्टी इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी, ठीक है। इन लिeu ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ। अभी अंग्रेजी वाले बच्चे आएंगे, बोलेंगे सर इंस्टेड ऑफ, सर मतलब हम घर पे यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड इन लिeu ऑफ। हाँ, जैसे आप यूज़ नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दिस यू कुड हैव डन दैट, instead of this you could have done that, instead of playing cricket you could have studied, instead of playing PUBG you can play with your sister, play with your smaller brother, ठीक है। तो in lieu of मतलब instead of, तो instead of की जगह आप कह सकते in lieu of playing the video game you could have played cricket, right? So you can use this word in lieu of. inter alia मतलब होता है among other things। हाँ जी बेटा, तो अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना भाई मेरे, वो है अपना, हाँ जी, इंटर आलिया मीन्स inter alia. Okay, what do inter alia means? Inter alia means among other things. For example, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ फटाफट। एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट में ना यार अपना जो है ना सब कुछ घूम फिर के कोर्ट तक आ जाता है। क्यों सर? क्योंकि अपन लोग लॉ पढ़ रहे हैं, जो कि कोर्ट में डिसीजंस देने के टाइम में बोला जाता है। मोस्टली ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सारे मतलब लॉ मेकर्स ने कोर्ट में बैठे बैठे बनाए हैं। तो उसके लिए इधर आ जाओ। इंटर आलिया का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जज ने ये इतना सारा डिसीजन दिया, ठीक है, इतना सारा मतलब पकड़ लो बहुत सारा जो है उन्होंने जजमेंट दिया इसमें,
तो जजमेंट तो एक होता है, इतना सारा जो रूलिंग्स कोर्ट ने लिखा है इनमें से कोई आप पर्टिकुलर रूलिंग के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, पर्टिकुलर डिसीजन या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलना चाहते हो जो जज ने बोला है, लिखा है, ठीक है। जज के जजमेंट में बहुत सारे चीज़ जज मतलब वेरीफाई करने के बाद, बहुत कुछ चीज़ लिखने के बाद फाइनली एक जजमेंट निकलता है, राइट। तो इनमें से एक जो पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर सेंटेंस है, पर्टिकुलर रूलिंग है, उसके बारे में आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? अमॉन्ग ऑल द अदर रूलिंग्स दिस रूलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वो होता है इंटर आलिया, राइट। ये जो जितने भी रूलिंग्स जज ने पास किया है, इन सब रूलिंग्स के बीच में हमने ये पर्टिकुलर रूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर आलिया। नेक्स्ट है इंटर से मतलब अमॉन्ग देमसेल्व्स। पकड़ लो, मैं अगर बोलूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में पकड़ लो 1 2 बेंच ऑफ जज बैठे हैं, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, बेंच ऑफ जज बैठे। बेंच ऑफ जज मतलब सुप्रीम कोर्ट में मतलब बहुत सारे जज मिलके बैठ के एक डिसीजन देने वाले, राइट। तो इंटर से कब कहूँगा मैं? अमॉन्ग देमसेल्व्स या फिर बिटवीन देम देयर वाज अ वीमन जज। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ, अमॉन्ग देम देयर वाज अ वीमन जज, ठीक है। एक इन सब के बीच में एक महिला जज भी थी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अमॉन्ग देमसेल्फ, क्लियर है। अभी इंट्रा वायरस मतलब क्या होता है? विद इन दी पावर। हमने देखा था अल्ट्रा वायरस, अभी इंट्रा वायरस मतलब क्या? विद इन दी पावर, पावर के अंदर। इंडिसिया का मतलब क्या होता है? सिंबल, अ टोकन, अ मार्क, ठीक है। कोई भी सिंबल या फिर टोकन या फिर मार्क इंडिकेट क्या कर रहा है सर, वो हो जाता है इंडिका या फिर इंडिसिया। समझ में आ रहा है? अभी जस्ट नॉन स्क्रिप्टम का मतलब क्या होता है? अनरिटन लॉ या फिर कस्टमरी लॉ, ठीक है। अनरिटन लॉ या फिर कस्टमरी लॉ, इसको अगर हम लोग समझे तो यार ये जो कस्टमरी लॉ है ना, ये सोर्स ऑफ लॉ के चैप्टर में देखने को मिल जाएगा आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपका सबसे पहला चैप्टर रहेगा कस्टमरी लॉ। अभी कस्टमरी लॉ किसको कहते हैं हम लोग पता है? कस्टमरी लॉ वो होता है जो कि मतलब रिटन नहीं होता, ठीक है। अभी कस्टमरी लॉ क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये तो अनरिटन लॉ है, लेकिन ये नया नहीं, ये पुराना लॉ है, ये एंटिक पीस है सर। कस्टमरी लॉ जो होता है ना, वो एंटिक लॉस रहता है, तो पहले से हम लोग फॉलो करके आ रहे हैं। जैसे कि कस्टम्स, अपने अपने घर में अलग अलग रकम के अलग अलग प्रकार के कस्टम्स है ना, जो कि यार कस्टम्स क्या हमने आज बनाया? कस्टम का मतलब क्या होता है? पुराना, एंटिक लॉ। समझ में आ रहा है? जो कि कस्टमरी लॉ जो कि पुराना लॉ है, एंटिक लॉ है, और लेकिन ये जो पुराना लॉ है ना, ये अपना जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो गवर्नमेंट लॉ सेट किया ना, उसके हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉन्ट्रैरी नहीं है, अपने लीगल लॉज के खिलाफ नहीं है कस्टमरी लॉ। समझ में आ रहा है? वो लोग हम लोग कहते हैं कस्टमरी लॉ जो कि अनरिटन होता है, पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। जस्ट स्क्रिप्टम मतलब रिटन लॉ, जो कि लॉ जो रिटन रहता है। तो सिंपल बात ये है भाई मेरे कि जस्ट नॉन स्क्रिप्टन का मतलब होता है अनरिटन, जो लॉ रिटन नहीं है, और जस्ट स्क्रिप्टन का मतलब होता है रिटन लॉस, राइट। लिस पेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है? लिस पेंडेंस मतलब अ पेंडिंग सूट, एक वो केस जो कि चल रहा है, अभी पेंडिंग है विच इज़ पेंडिंग, अभी उसका डिक्लेरेशन नहीं आया। मैलाफाइड का मतलब क्या होता है? इन बैड फेथ, आपका खराब इंटेंशन से, ठीक है, खराब इंटेंशन, इन बैड फेथ। मैंसरिया मतलब गिल्टी माइंड, सब बंदे को पता है सर, मैंसरिया मतलब गिल्टी माइंड। उसके बाद है विस मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड, और वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब होता है द ऑर्डर बीइंग रिवर्स अदर वे अराउंड। ओके, सिंपल वर्ड है वाइस वर्सा, जो कि द अदर वे अराउंड, या फिर आप कह सकते हो यार ऑपोजिटली, राइट, ऑपोजिटली, ऑल दिस। तो आज का जो डेफिनेशंस है ना भाई, हम लोग यहाँ तक रखेंगे। मोस्टली आज के यहाँ तक आते आते अपना जो
डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो डेफिनेशंस रहेगा ना, वो बस वन वर्ड डेफिनेशंस रहने वाला है, एक लाइन वाला डेफिनेशन रहने वाला है, एक लाइन वाला आपका मैक्सिम्स रहने वाला है। वो हम लोग सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अपने केस स्टडी में। केस स्टडी में तो फटाफट हो जाएगा, केस स्टडी बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है पूरा देख लेना है। अगर कोई डाउट है तो अपने को कमेंट सेक्शन में पूछना है या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना है मेरे को, ठीक है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए टेस्ट सीरीज़ के लिए, वो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेट द लेटेस्ट वीडियो for your CSET to crack your CSET examination. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye.